पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे, इन तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, हमेशा हम पॉजिटिविटी पे बात करते रहें और हमेशा हम ये कहते हैं कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी ज़ात से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए। आपका इखलाक, आपका किरदार जो है वो एक बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो हमने सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं करनी, बल्कि तालीम के साथ तहज़ीब को भी अपनाना है। हमने जो है अपने एक जो कल्चर है उसको भी हमने अपनाना है और हमने अपना मौक़िफ़ सामने रखने के साथ साथ दूसरे के मौक़िफ़ को भी सुनना है और फिर बाहमी इत्तेहाद से हमने आगे बढ़ना है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आगे लेके जाना है। तो नाज़रीन कराम, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं। मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमान से। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो 35 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और नो डाउट मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि लोगों की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इनका तारुफ ये भी कराना चाहूँगा कि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोन्यूरोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर BMDRC भी हैं और मेंबर है रोटरी क्लब नेक्सस के जनाब डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड देन हमारे आज के दूसरे जो हमारे साथ रेगुलर सिंगर होते हैं, सैयद काशिफ अली हमारे साथ होते हैं। और मैं चाहूँगा क्योंकि जश्न आज़ादी का महीना है और काशिफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि मिली नगमे से हमारे आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आज तो मैं बिल्कुल ग्रीन हो रहा हूँ। जी बिल्कुल। 2 दिन रह गए हैं माशाल्लाह से जश्न आज़ादी में। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत उस्ताद अमानत अली खान का वो जी बिल्कुल। और मैं काशिफ चाहूँगा साथ साथ कि हमारे नाज़रीन अगर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव जो है वो कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका कोई हेल्थ के मुतालिक कोई भी सवाल हो या जश्न आज़ादी के हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा नंबर है और आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। जी काशिफ। है वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो। आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे है गयूं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊं, जहाँ फिज़ा मेरा तक़य्युर है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जा बख्श दया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जा बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, रंगीन हिसाब, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार,
मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया ये तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। थैंक यू काशिफ, बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा और खूबसूरत आवाज़ में प्यारे वतन। और नाजरीन अब चलते हैं हम डॉक्टर साहब की तरफ और डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने अपनी ज़िंदगी के 35 साल इस फील्ड में दिए, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि आपने जब जिन्ना हॉस्पिटल में थे रिटायरमेंट के बाद फिर आपने BMDRC एक क्लिनिक बनाया, फिर वहाँ भी आपने ग्रेजुअली देखे तो वो काफ़ी उसको आप आगे लेके जा रहे हैं और काफ़ी सर्विसेज आप दे रहे हैं। वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं आप साइकोलॉजिस्ट पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जर्नी दोबारा से बताइएगा, 35 साल यहाँ तक पहुँचे तो कितने अप एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में और कितने लोगों की आपने जो है काउंसलिंग की और लोग सही हुए, कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो? शुक्रिया जी शाह साहब, आज के दिन इस प्रोग्राम में बुलाने का। 14 अगस्त की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है जी बिल्कुल। ख़ासतौर पे जो आपने मिली नगमा जो हमने सुना, देखिए पाकिस्तान की खुसूसियात का हमें पाकिस्तान में बैठ के अंदाज़ा नहीं होता। ऐसा ही बिल्कुल। मैं फॉरेन कंट्री में भी रहा हूँ, मैंने जॉब भी किया सऊदी अरेबिया में। जब आप कोई भी शख्स जब आउट ऑफ कंट्री जाता है, फिर उसके अपने मुल्क की जो सकाफत है, जो इसकी फसलें हैं, जो फल है, जो मौसम है, जो इसकी रंगीनियाँ हैं, जो यहाँ के हमारे पास कल्चर है, इसका हमें एहसास वहाँ जाके होता है। तो एक तो बात यह है कि आज की मुनासिबत से ये है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कि ऐसे मुल्क में है। आज़ाद होना तो एक अलग बात है, आज़ाद होने के साथ हमारा एक दुनिया में नाम भी है और अभी रिसेंट कुछ सालों में तो देखा आपने और इमेज हमारा बेहतर हुआ है। तो जो कुछ है, जो कुछ मैं हूँ, ज़ाहिर है इस मुल्क की वजह से। सबसे पहले तो हम इस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें मिल के, जैसे आपने पॉजिटिव की बात की, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात बिल्कुल ऐसी है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो उस पर आप अपने आप को भी निखार सकते हैं, अपनी फैमिली को भी निखार सकते हैं और अपने मुल्क को भी निखार सकते हैं। क्या बात है। तो ये पॉजिटिव रहना जो है सबसे बड़ी एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आपने मेरे जर्नी के बारे में कहा, बिल्कुल 1991 में मैंने MBBS किया है, उसके लेके अभी तक जर्नी जारी है और जब एक दिन मरना है तो ख़त्म तभी होगा। जब तक ज़िंदगी सीखना है और सिखाना है, सीखना है। तो गवर्नमेंट की जॉब की, फेडरल गवर्नमेंट में रहा, फिर सिंध गवर्नमेंट में हमारा हॉस्पिटल चला गया, फिर अभी वहाँ से मैं 25 फरवरी 2025 को रिटायर हुआ हूँ। और मैं अभी इस वक्त अपना एक सेटअप है जो चला रहा हूँ। जो पहले तो मैं बिज़नेस सेटअप की बात नहीं करूँगा, पहले मेरा जो सोशल वेलफेयर का सेटअप है जो 2021 से चल रहा है, चल रहा तो बहुत पहले से था, लेकिन वो बहुत सारी NGOs चला रहे हैं, वो डिफरेंट NGO के साथ काम कर रहा था। ये मेरी अपनी NGO है, मेरा अपना इदारा है, इसकी ब्रांचेस सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके प्रोग्राम से बताऊं कि मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, आपको कोई पता है। मैं अपनी जेब से, जो मेरा पॉकेट से कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, अपने पॉकेट से कर रहा होता हूँ और मैं इसमें बड़ा मुतमईन हूँ, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बात हुई होती है कि वो बात कहते हैं कि शम्मा जलाते जाएँ अपने हिस्से की, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी का इतना इशू नहीं आता। आप थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा जो एक स्पेशलिटी है वो इसमें थोड़ा सा एक मैं ऐड करूँ। आमतौर पे लोग कोई स्पेशलिटी में काम करते हैं तो उसमें उस स्पेशलिटी में उनका एक एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन उनकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो न्यूरोलॉजी है, साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, स्पेशल चिल्ड्रन है, डिसेबिलिटी है, माइंड साइंसेस है, न्यूरो साइंसेस है, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी प्रॉपर यूनिवर्सिटी लेवल की क्वालिफ़िकेशन है। और इस वक्त जो है मैं स्पेशल बच्चे हैं, ख़ास तौर पे मैं उनका पहले जिक्र करूँगा। डेफ, डम, ब्लाइंड बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी है, आजकल ऑटिज़म है, ADHD है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो मेरे पास सारा एक सेटअप है जो कि एक DHA फेज़ 1 में है, एक गुलशन इकबाल में ब्रांच है, और पंजाब में भी मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट गुजरखान है, वहाँ पे है, जेलम है, तो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये होती है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो हमें
उसकी जो थीम के मुताबिक अपने आप को रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वो है। ये कहते हैं कि डू नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। बहुत अक्सर लोग जो है ना वो अच्छे वक्त का वेट कर रहे होते हैं कि जी, अच्छा वक्त आएगा तो हम काम जी शुरू अच्छा करेंगे। वक्त देखिए तभी आता है कि आपके देखिए होता है कि कहते हैं कि जर्नी ऑफ दी 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। एग्जैक्टली ऐसा ही पहला स्टेप आप उठाते हैं तो लाखों स्टेप खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो उस लिहाज से ये होता है कि आपको इनिशिएट करना चाहिए। और वही बात जो आपके प्रोग्राम में शुरू में की, पॉजिटिव मुस्बत सोच। और आजकल के नौजवानों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस वो एक्सपीरियंस के लिहाज से कह सकता हूँ कि शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। कोई भी काम करें उसमें 3 चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, एथिक्स और कंसिस्टेंसी। क्या बात है। ये तीनों चीज़ें अगर आप होंगी, एथिक होगा, ऑनेस्टी होगी, आप एक चीज़ को लेके चलें लेकिन उसमें आप उकताएं नहीं। अगर आपको थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कोई, तो थोड़ा उससे आप उस इशू के साथ फाइट करें, उसी को सॉल्व करें, ना कि आप कहने नहीं ये तो यहाँ क्या के स्टक हो गया, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो आप चीज़ों को कंटिन्यू रखें और अपनी जो है जो एक एक्सपर्टीज़ है उसको आप प्रोफेशनल वे में लेके जाएं, तो कभी आप में फेलियर नहीं आएगा। हाँ, एक बात है कि कोई एक ब्रेक आ सकती है, कोई एक आपको इशू आ सकता है, कोई पॉज आ सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस पॉज को आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह कंटिन्यूटी आपके साथ होगी। और वो पॉज भी आपको कहीं ना कहीं सिखाने के लिए आ रहा होता है जी ना? बिल्कुल ऐसे अक्सर हम लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रखते कि जी प्रॉब्लम आ गई और आपने जो है वो काम छोड़ दिया। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं यहीं से। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं शाह मोहम्मद, और जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और गेस्ट हैं। आप एक मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ शायरी और मौसीकी से भी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी शख्सियत इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि एक कामयाब डॉक्टर सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिलों को भी छू सकता है। जनाब सिकंदर अली मुतरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बाबरकत मौके पे बुलाया पाकिस्तान के हवाले से। मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी कर सकता हूँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगने के लिए। ये वतन बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है और इस कदर कुर्बानियाँ इसमें हैं कि 22 लाख जाने गई थी इसके लिए। अब ऐसा नहीं हुआ कि ये 90 साल की जंग थी। अब उठा के देखें 1857 से लेके अब तक 47 तक, उसके बाद ये वतन मिला है। ये नहीं ऐसे कि 13 तारीख को सोए और 14 तारीख को आज़ाद हो गया। इसके बीच बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हम जो सलूक करते हैं इस प्यारे वतन के साथ, वो भी अल्लाह को जवाब देना है हमें। क्योंकि अरबी की कहावत है, वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। क्या बात है। हाँ, ये वतन जो है ना बड़ी कुर्बानी से हासिल, सिर्फ कहना आसान है। यहाँ पर जैसे अभी मैं पढ़ता हुआ रहा था, बैनर लगा हुआ था पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान के जो है ना ख़त, पाकिस्तान का क़याम जो है पाकिस्तान का, वो उसके भी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी नहीं समझ नहीं, यूँ समझ लें, इससे लिखा हुआ था। अभी तो जारी है। मतलब पता नहीं, मैं तो यही समझा कि अभी इसको तोड़ना बाकी है, मस्जिद तोड़ना बाकी है, ये शायद मतलब है। जब एक वतन बन गया है, अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, अब आप उस पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये सही बना या गलत बना, ये क्यों बना? ये अल्लाह की मर्जी थी। मैं आपको एक गीत अभी सुनाऊंगा, उसमें यही है कि अपनी छत है, अपना घर है, मुल्क आली शान। अपनी छत है, अपना घर है, मुल्क आली शान। रब के हम मशकूर बहुत हैं, उसका है एहसान। थैंक यू कायदे आज़म, थैंक यू पाकिस्तान। तो ये हमने वतन को, आप क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने आप को देखें, आप क्या दे रहे हैं वतन को? ये तो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान ने नहीं दिया कुछ। मैं पाकिस्तान को आपने क्या दिया भाई? आपने उसको सुकून तो दे दे कम से कम। आपने आधा गंवा दिया इसको, अब बाकी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो सुनता हूँ मीडिया पे, छुपाने की बात नहीं है, अब मीडिया पे नारे चल रहे होते हैं कि पाकिस्तान न कपे, पाकिस्तान न कपे। यार ये कोई बात है? एक वतन तुम्हें मिल गया है, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए और आगे बढ़ करनी चाहिए। हिंदुओं की गुलामी से हम आज़ाद हो गए, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गए।
बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम 14 अगस्त जो है ना, वो अंग्रेजों ने जान छुड़ाई है हमसे अपनी। ये भी मेरा एक अपना, लेकिन हमें जो है ना, मतलब अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अब बहुत आपके दिल में, मुझे पता है कितना वतन से मोहब्बत है। वतन की हिफाजत अल्लाह कर रहा है मेरा, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर वो जो है ना, उसने इसका हिफाजत का लिया हुआ है वादा कि इसको मैं कायम रखूंगा। ये सॉन्ग में मैं आपको बताऊंगा सारा मैंने जो लिखा है, ये जो है ना कब तक ही चलता रहेगा कि हमें इनको पढ़ाना है, हमें उनको पढ़ाना है। अबे हमें पाकिस्तान को बचाना है, वो तो पढ़े बगैर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो पढ़े बगैर उन्होंने कितने धमाके कर दिए, कितनी शहीद कर दिए हमारे। पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे वो? भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी माओ को पढ़ाओ, अपनी बहनों को पढ़ाओ, अपने भाइयों को पढ़ाओ। हमने सब पूरे मुल्क को लेके चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। डॉक्टर आतिफ साहब, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप डायरेक्टर BMDRC भी हैं, तो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये एक ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसमें बुनियादी तौर पे ब्रेन और माइंड के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जिसमें आपका अडल्ट में अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चे हैं उनके अंदर स्लो लर्नर हैं, अंडर अचीवर हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। उसके बाद बड़ों की दोबारा बात करें तो उसमें फालज है, लकवा है, राशा या आंत कांपने की बीमारी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं और माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो कि हमें जो है फिज़िकली और मेंटली तौर पे किसी काम करने से जो है हमें उसकी जो हमारे अंदर एक कमी पैदा होती है। कोई किसी की विजन का प्रॉब्लम है, किसी को समात का प्रॉब्लम है, किसी को बोलने का प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे पूरा ब्रेन और माइंड से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। और डॉक्टर साहब, मैं आपका भी चाहूँगा कि आजकल हम देखें हार्ट की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज आ रहे हैं और अमवात भी हार्ट से ज़्यादा हो रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, आप उसकी करेक्शन कीजिएगा, कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कराची में डेली 100 से ज़्यादा हार्ट अटैक से अमवात हो रही हैं। बिल्कुल। और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो वो तो रेशो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अच्छा, ये वो अमवात हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं, हॉस्पिटल केसेस आते हैं, वहाँ उनकी डेथ होती है, कुछ लोगों की घरों में डेथ हो जाती है, तो उसको अगर कहें तो कहते हैं 100 से ज़्यादा डेली सिर्फ कराची का फिगर ही है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा। बेसिक वजह मैं जो समझा हूँ ना, मेरी प्रोफेसर जो डॉक्टर शाहिद समी, एशिया के बेस्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे हैं अब बेटा मैं कितने ऑपरेशन करूँ, 4-6 घंटे का ऑपरेशन होता है बाईपास का, तो 2 ही कर सकता है ना एक आदमी इस उम्र में आके, तो एक भी कर ले तो बड़ी बात है। वो कह रहे हैं मुझे तो पीछे ग्लेशियर नजर आ रहा है जो समंदर से थोड़ा सा हिस्सा निकला है, बाकी तो सारे भरे में पीछे मरीज आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि मुसलमान कंट्रीज में भी हम करप्ट हैं। नहीं, मुसलमान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लिखना पड़ता है खालिस दूध। दुनिया में कहीं नहीं लिखा जाता खालिस दूध, खालिस मक्खन, खालिस घी। सही कह रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब। और वो भी इवन लास्ट आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे तो आपकी फैमिली में भी किसी को बाइक हो गया था। मैं भी ऐड करता जाऊँ, ठंडी बर्फ भी लिखा होता है। हाँ, ठंडी बर्फ। नहीं, हम देखिए ये जो वजूहत क्या है। इस वक्त मेरे पास एक मरीज आया जी, इसमें आप हम बताते रहेंगे ना, मैं तमाम नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ जो छुपाते हैं हमसे, फिर हमें दरियाफ्त करना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाएं, उसको जाकर साथ ही आप बताएं डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, नहीं डॉक्टर को दरियाफ्त नहीं करने दें, डॉक्टर साहब मुझे ये है, पहले बता दें आप। अब आपको बताऊं शुगर की इंपॉर्टेंस, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कि अगर कार्डियक अटैक किसी को होता है ना, तो दिल का जब अटैक होता है ना, वो बताता है भाई बात सुन, मैं दिल का अटैक हूं, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, वहां से फिर मिलाओ नंबर। ये हमारा मोबाइल जो फोन है ना पूरी दुनिया में लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। हम इसको दूसरे मकसद में यूज करते हैं, फेसबुक के लिए और उसके लिए, ट्विटर के लिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि शुगर के सबसे बड़ी खराबी क्या है, जिसको शुगर हो जाती है ना, उसको चेस्ट पेन नहीं होता, उसकी नर्व इंपल्सेस जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं। अब वो इंडिकेशन
आखिर में सबसे कामयाब इंडिकेशन जो है ना हार्ट की, वो है यहाँ से जबड़े तक खिंचाव जाता है और पेन होता है, विच इज द कन्फर्म साइन। उसमें मूवमेंट नहीं करना आपने, वहीं खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, तो वहां से फोन करो कि मैं जितना चलेंगे आप पे हार्ट पे लोड पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मेरे बराबर में दूध का था, मेरा अपने मेडिकल सेंटर सर्विंग हैंड, तो उसमें वो आया, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है, मुझे डॉक्टर साहब मेरी बुरी हालत है। मैंने कहा देखिए अभी सही हो जाएगी तेरी हालत यार, तो ये बता कि भैंसों के इंजेक्शन लगते हैं क्या? यार मेरी तबीयत देखें आप। मैंने कहा मैं देख लूँगा, बेफिक्र हो जाओ। ये बताओ भैंसों को इंजेक्शन लगते हैं? कहने लगा हाँ 2 लगते हैं, एक सुबह एक शाम और एक घंटे पहले लगता है। मैंने कहा उससे क्या होता है? कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे देखो तो सही। मैंने कहा देख लूंगा ना बेटा, तो बिल्कुल नहीं घबरा। तो वो कहने लगा कि इससे अगर 2 किलो दूध देती है भैंस तो वो 8 किलो देती है, चाहे वो मर रही हो गिर रही हो 8 किलो देगी। वो जो है ना उसमें जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन लगाते हैं, उससे क्या होता है वो मिल्क सिक्रीशन बढ़ जाती है उसकी, और उसमें कार्डियोस्टेरॉइड होता है। वो कार्डियोस्टेरॉइड का दूध चाहे आप ऑल्पर का पिए, चाहे मिल्क पैक का पिए, चाहे आप अपने मोहल्ले के दूध वाले की दुकान से पिए, नागौरी वाले से पिए कुछ, तो उससे फिर अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद शुगर हो जाती है। जब कार्डियोस्टेरॉइड आप सब रेगुलर लेंगे ना तो वो जा रहा है आपके जिस्म में, तो आपको शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा, जब शुगर बढ़ जाएगी आपको पता ही नहीं। हमारे तो अपनी हिफाजत करना जो अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान, बिल्कुल सेहत की हिफाजत अल्लाह करना। ने आपको नमाज में सिखाया है रब्बना अग़फ़िर ली, पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगो, पहले वालिदैया, फिर वालिदैन की, वबिल मोमिनीना, फिर उनकी मांगो। तरतीब बताइए अल्लाह ने। आप सही होंगे शाह साहब, आप सही होंगे तो आपका पूरा घर सही होगा, क्योंकि आप घर के पिलर हैं। तो हम देखते ही नहीं है, शुगर चेक कराना तो ही समझते हैं। 40 के बाद आप, अमेरिका में तो मैं 5-6 साल रहा हूँ, तो 30 ईयर्स के बाद आप जाएंगे ना, वो आपकी हर चीज़ चेक करेंगे। आप बोलेंगे मेरे सर में दर्द है, फिर भी शुगर चेक होगी, बीपी चेक होगा, ECG निकलेगी, सारे टेस्ट करते हैं और उसमें फिर डायग्नोज होता है, कह रही है तो मुझे तो इतनी शुगर आ रही है। तो कंट्रोलेबल है हर चीज़। टेस्ट जो है ना उससे समझते हैं टेस्ट करेंगे तो कुछ मर्ज निकल आएगा। नहीं भाई, टेस्ट तो 3 चीज़ें मालूम होती है, ये मर्ज है या ये मर्ज नहीं है, या है तो कितना है, ताकि इजीली आप इसको ट्रीट कर सकें। तो शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हार्ट अटैक की जो अमवात ज़्यादा बढ़ रही है ना, जैसे आप मुझे बताएंगे मुझे खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, उल्टी मोशन हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गया कि मुझे शुगर भी है, तो मैं एकदम डिक्लेयर कर दूंगा 50% आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो अब आप अलर्ट हो जाएं बिल्कुल। अच्छा, अब शुगर को कंट्रोल रखें, इनका कोई ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं आया है, लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं जर्मनी भी गया था, वहाँ वो उसको मानते नहीं है डिजीज़, वो इसको एक जो है ना कंडीशन मांगते हैं, सिंड्रोम कहते हैं इसको। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देखा एयरपोर्ट के करीब। कहाँ पर? जर्मनी में। ओके। तो वहाँ मिलान, तो वहाँ पर जर्मनी मैंने देखा, तो यार ये क्या लिखा हुआ है, तो वो पढ़ा मैंने उसको। 5 वाइट पाउडर्स इंसानी जान के लिए मुज़िर है। 5 वाइट पाउडर्स, नमक, चीनी, सोडा, मैदा और ये हेरोइन, वो भी वाइट होती है ना, हेरोइन वाइट होती है। तो ये 5 इतना इजीली बता दिया आपने। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे शाह साहब, मैं तो तकरीबन 17-18 ममालिक में घुमा हूँ। आप दूर से खड़े होकर देखें, ग्लोरिया जीन्स एक ब्रांड है बहुत बड़ा, दूर से देखें जो चाय बना रहा है उसमें अगर वो चीनी डाल रहा है या दूध डाल रहा है तो या इंडियन है या पाकिस्तानी। बाकी दुनिया में कोई कौम दूध में नहीं डालती अपने बोले ब्लैक। आप बोलेंगे ना आई वांट टी, तो बोलेगा व्हाट टी, देयर आर लाइक 12 काइंड्स ऑफ टीज, ब्लैक टी। तो फिर आप जब बताएंगे आई वांट ब्लैक टी, ओह दैट्स आई गॉट इट, तो वो ब्लैक टी का मतलब ये है ब्लैक कॉफी, उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे आप। और मैंने ऐसे खड़े होकर छुप के देखा यार, ये तो वो कुछ भी नहीं मिलाते, न चीनी न दूध, ऐसे पीते हैं। तो ये एक तरीका जिंदगी, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। ये जो डॉक्टर साहब ने बताई ये चीज़ें हैं, तो हम क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं? क्योंकि देखें लाइफस्टाइल हमारा एक देखें
हम जब रात को सोने का वक्त है हम रात को जाग रहे हैं, हाँ। और सुबह उठने का वक्त है हम सुबह सो अल्लाह ताला से बहस कर रहे हैं, कुरान में है ये कि रात मार्केट है सोने के लिए बनाई है। हमारी यूरोप की मार्केट में अक्सर मिसाल देता हूँ कि सुबह 7 बजे मार्केटें खुल जाती हैं, हाँ। शाम 5 से 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती बंद हो हैं। जाती इवन मैं एक दफ़ा यूरोप इटली में था, तो हमारी फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा चले फ़्लाइट रात की 8 बजे की है, तो 5 समथिंग एयरपोर्ट भी करीब था, तो हम कुछ लेने का सॉरी वी आर क्लोजिंग, मतलब हाँ। उस टाइमिंग मैच की हुई उन्होंने। यानी हमारे यहाँ मतलब कुरान में 5 ये बजे तक दुकानें खुलती शाह हैं। साहब, कुरान में है कि हमने तुम्हारे लिए रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए। तो मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, अम्मा ये कहने लगी बेटा मुझे नींद नहीं आती, कम हो गई है। मैंने कहा अम्मा रात को कब सोती हैं? नहीं नहीं बेटा रात को तो आती है, दिन में बिल्कुल नहीं आ रही। अब मैं हैरान कि यार ये रात में ये कौम कैसी है, 80 साल से सो रही है, हैं? रात को भी सो रही है, दिन को भी सो रही है। ये उठते हैं 3 बजे 4 बजे। मैं अपने पड़ोसियों को देखता हूँ ना, और बाहर एक तो वो पठान की चाय जो है ना उसमें पता नहीं क्या ढूंढी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नशा हो जाता है उससे। अब वो एडिक्ट हो जाता है आदमी। अब वहाँ पे जाके देखे 4 बजे तक बैठे हुए यार। अरशद तो जो है ना जर्मनी निकल गया, और वो रशीद जो है फ्रांस निकल गया। अच्छा फिकर साहब, आपका जो एक मिली नगमा है थैंक यू पाकिस्तान, मैं चाहूँगा कि वो आप जो है वो हमारे नाजरीन को सुनाएं। जी जी, क्योंकि उसके बाद फिर कमर्शियल ब्रेक होगा जी। अपनी छत है, अपना घर है, मुल्क है आलीशान। अपनी छत है, अपना घर है, मुल्क है आलीशान। रब के हम मशकूर बात है, उसका है एहसान। थैंक यू कायदे आज़म, थैंक यू पाकिस्तान। Come on everybody! Thank you कायदे आज़म, thank you पाकिस्तान। कितनी माएँ अपने जवां बेटों को कटा देती हैं। कितनी माएँ अपने जवां बेटों को कटा देती हैं। कितनी बहनें जान से प्यारे भाई लुटा देती हैं। कितनी सुहागन अपने सर के ताज गंवा देती हैं। कितनी जाने आजादी के दीप जला देती हैं। दिल से दुआएं मिलकर मांगे तब मालिक सुनता है। फिर वो गुलामों के जीवन में एक रहबर चुनता है। लाखों सीपें कतरे पाले एक मोती बनता है। कितनी कुर्बानी देने से एक वतन मिलता है। तेरी हिफाजत हम कर लेंगे तुझसे पैमान। रब के हम मशकूर बहुत है, उसका एहसान। थैंक यू कायदे आज़म, थैंक यू पाकिस्तान। थैंक यू कायदे आज़म,
Come on everybody Thank you कायदे आज़म Thank you Pakistan Thank you कायदे आज़म Thank you Pakistan जी जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमें इनाम दिया पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है असासा है दिलेरों का शहीदों की अमानत है ताउन ही ताउन है मोहब्बत ही मोहब्बत है जबी तारीख ने हो जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा ये खित्ता इनकलाबी है नई दुनिया बनाएगा अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा जहां तक वक्त जाएगा उसे आगे ही पाएगा निदा कायद की है हो निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत काशिफ। और अब चलते हैं डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब की तरफ। आतिफ साहब ये बताइए कि ये ज़हनी दबाव होता है इसका दिमाग पर कितना असर होता है। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को बताइए क्योंकि आज के लोगों के पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। उसकी खैर बहुत सारी वजूहत है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइट है, वो बहुत सारी चीज़ें, कुछ माली परेशानी होती हैं, कुछ घरेलू परेशानी होती है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा आप। ये बड़ा अच्छा है आपने सवाल किया, लेकिन इस सवाल से पहले मैं जो ज़ाले सर ने जो पहले बात की थी कार्डिक इश्यूज़ के बारे में बात हो रही थी कि स्ट्रोक सॉरी ये हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं उसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि यंग हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। आजकल देखिए एक फैमिली है, उसमें अगर 80 साल का 70 साल का बाप है, माँ है, वो उनको कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी घर के जो बच्चे जो हैं वो जो 35-40 साल की उम्र के हैं उनके साथ अटैक हो रहे हैं। तो यंगर जो है ना हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी वजह जो आपने स्ट्रेस की बात की, जो आपने डाइट की बात की, बिल्कुल वो उसकी वजह है। तो असल में ये ब्रेन और हार्ट का एक आपस में कनेक्शन है। जो हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं दे कैन लीड टू दी ब्रेन इश्यूज, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और अल्टीमेटली स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, दे लीड टू दी कार्डिक इश्यूज। उसके बहुत सारी वजूहत है जिसमें जो है आपकी कुछ जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जिनका इफेक्ट आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर शूट करता है तो फिर आपको जो हार्ट अटैक होता है, जिसको आमतौर पे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। तो ब्रेन अटैक इसलिए कहते हैं कि इनका आपस में एक हार्ट का और ब्रेन का एक ताल्लुक है।
बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जो है, जो हमारी डाइट है, हम बहुत एक्सपेंसिव डाइट खा रहे होते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके हम बहुत खराब और एक्सपेंसिव। जी हाँ, 3-4 लोग होते हैं, वो मिलके 10, 15, 20 हज़ार का खाना खा रहे होते हैं। उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे स्पाइसेस यूज़ होते हैं, ऐसे उसके अंदर ऑयल यूज़ होते हैं जो कि आपकी जो हार्ट के इश्यूज़ हैं सर बेहतर बता सकते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, शरीर में चर्बी का जम जाना, हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम में आ जाना, ब्लड प्रेशर का शूट कर देना और अल्टीमेटली उससे फिर डायबिटीज़ के इश्यूज़। तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे ये है कि अगर हम अपनी डाइट को सही कर लें, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक डाइट, देसी ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं, जो अब पहले आजकल हुआ करता था कि घर पे अगर मुर्गी पकनी है तो वो भुनी हुई नहीं बनी थी, शोरबे वाली बननी चाहिए। सब्जी होती थी, दाल होती थी, वो भी थोड़ा शोरबा होता था। आजकल शोरबे का कॉन्सेप्ट वो बच्चों के सामने आता है, इवन बड़ों के नहीं जी ये तो नहीं खाना है, तो आपने गलत बना दिया, हमने तो भुना हुआ खाना है। तो ये जो इशू है डाइट है, तो डाइट के लिहाज से आजकल इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे पुराना स्लोगन था। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो बात है उससे आगे चल के आजकल लाइफस्टाइल मेडिसिन पे बात चली गई है जी। लाइफस्टाइल मेडिसिन में यह है कि आपने ग़िज़ा के साथ उसको बर्न भी करना है, उसको कैलोरी को आपने यूज़ भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। आजकल ये होता है कि अगर आपको 2 कदम भी के जाना पड़ता है तो आप गाड़ी लेके जाते हैं। वो पैदल चलने का कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। देहातों में तो आज तक भी गाँव में है कि वो लोग मीलों दूर पैदल चलते हैं। तो जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना, आप नई ज़हनी बीमारियां और ना ही कार्डिक इशू से आप बच सकते हैं। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि आजकल जो लाइफस्टाइल में आपको मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। डाइट के बाद मैं बात करूंगा वाटर इनटेक। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वाटर इनटेक कम होता है और कोल्ड ड्रिंक इनटेक ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा। और कोल्ड ड्रिंक इनटेक किसी न किसी तरीके से आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आपके जिस्म की पूरी जो हमारा निज़ाम है उसके लिए उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो सिंपल ग़िज़ा खाएं, सादा पानी पिएं, वाटर इनटेक बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें और सबसे बड़ी बात जो प्रोग्राम के शुरू में आपने की थी, पॉजिटिव सोच। बिल्कुल ऐसा। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब जो थोड़ी सी मैं बात करूंगा एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उसका एक सिंपल सा हल है कि आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को थोड़ा सा ऑप्टिमम रखें। कम की बात नहीं कर रहा, ऑप्टिमम जितना रिक्वायर्ड है। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे, ज़्यादा आप लालच पे जाएंगे, ज़्यादा आप जल्दी ग्रो करने के चक्कर में आप बहुत सारे गलत स्टेप ऐसे कर देते हैं जो कि आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी ख़राब होते हैं और अल्टीमेटली उससे फिर आपकी पूरी एक लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली उससे आपकी पर्सनैलिटी भी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिएँ। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और उसको एक आप अच्छे प्लान करके और अच्छे पॉजिटिव वे में गुजारें तो आप मेंटल स्ट्रेस से भी बच सकते हैं, डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, हाइपरटेंशन से भी बच सकते हैं। आपने बड़ी डिटेल में सही बताया। अच्छा डॉक्टर सिकंदर अली मुत्तरिब साहब, तो ये मुत्तरिब जो है मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये भी बताएगा। और आप एक डॉक्टर हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं और आपकी मैं एक सीडी देख रहा था कि मतलब एक मैंने ये अमेरिका से रिलीज़ की, तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं चाहूँगा नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर साहब को मैं सेकंड करूंगा कि अब हम इनसे तो बच नहीं सकते। ये जो गलीज खाना बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये गलीज खाने हैं तो हमें खिलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप पैसे भी दे रहे हैं और अपनी बीमारियां भी पाल रहे हैं। तो इसमें हमारी फूड अथॉरिटी का है, उसमें सर वो सब सो रहे हैं अभी, ठीक है, 80 साल से सो रहे हैं। चलें आगे तो चलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बड़ी गहरी नींद है इनकी सर। इनको हो सकता है जो सूर फूका जाए ना उस पर भी नहीं उठे। डिपार्टमेंट बड़े वाले फरिश्ते आएंगे, वो सूर को जगह पे कोई और चीज इनको इस्तेमाल करके उठाएंगे। ये बड़ी गहरी नींद में है। आगे चलते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरे वतन के मकीन खौफ के हिसार में हैं, ये सादा लोग हैं, वादों के एतबार में हैं कि इनकी खुशियां भी कब इनके इख्तियार में हैं। ये 80 साल से सूरज के इंतजार में हैं। क्या बात कही आपने, बहुत खूब। अब ये बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा आप अब ये तो खाना है जो मिलने हैं आपको ये है, तो अब क्या करें? तो सबसे अच्छा जो है ना, वॉक करें, वॉक डेली। 24 घंटे में से 23 घंटे दूसरों को दे रहे हैं, 1 घंटे अपने आप को दें। 1 घंटा डेली। हाँ, जो अल्लाह ने सिखाया ना आपको, पहले अपना ख्याल रखो, फिर दूसरों। 1 घंटे वॉक करें। और वॉक भी कौन सी? ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज नहीं करें। मतलब 50 के बाद एक्सरसाइज मना है ना, कंट्रा इंडिकेशन है।
लेकिन वॉक, ये ब्रिस्क वॉक करें ऐसे पाँव हाथ चलाते हुए। आप देखते होंगे ग्राउंड में बहुत सारे वॉक कर रहे हैं, लेकिन 2-4 ऐसे हैं जो तेज तेज कर रहे हैं, उनको सब पागल समझते हैं, जबकि वही सही है। बाकी जो पागल आस्ता आस्ता टहल रहे हैं ना, वो वॉक नहीं है, दैट इज नॉट। तो मैं एक चीज़ ऐड करूंगा सर की, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, लेकिन मोबाइल को बंद करके वॉक करें। क्या बात कही आपने। क्या होता है कि मोबाइल भी साथ सुन रहे होते हैं, बिजनेस की बातें हो अरे रही होती हैं, घर की इससे बातें हो तो रही डॉक्टर साहब मजे की बात आपने मुझे याद दिलाई। एक पेशेंट आया मेरे पास, तो वो आके कहना, डॉक्टर साहब, मैंने कहा वॉक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब एक दिन गया था। मैंने कहा क्यों, एक दिन क्यों गए? पहले वो वॉक करते हुए एक मेरे पास आ गया, मोबाइल दे इधर, वॉक करते हुए उसके हाथ में गन थी, मुझे, मैंने उसको दे दिया मोबाइल। मम्मी से जो है ना वो कड़ा उतरवा लिया उसने, फिर चला गया। मैंने कहा अब मैं मरीजों को बताता हूँ, आप वॉक करने जाएं तो अपना सब कीमती सामान घर रख के क्या जाएं। रख के जाए, बिल्कुल। बड़ा अजीब और गरीब माहौल चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो जो है ना सारे वो कच्चे के भी डाकू हैं, पक्के के भी डाकू हैं, वर्दी में नजर आए रास्ते के भी डाकू हैं। हर डाकू लुटेरी की किस्मत यहाँ जागी है, ये और नहीं कोई मकबूजा कराची है, मेरी नज्म है। तो ये मैंने इसको इस तरह लिखा है। तो बात ये है कि वॉक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, और 2-3 दिन टैबलेट ले लें, कोई भी नाइस या पेन किलर, कोई भी पैराडोल ले लें, 2 सुबह दोपहर शाम, ताकि दर्द होगा ना जो, वो पहले से आपकी बॉडी में दवाई मौजूद हो। तो वरना 2 दिन वॉक करके फिर आप छोड़ देंगे, यार दर्द हो रहा था बहुत। तो आप पहले से ही दर्द की गोली दें 3 दिन, और उसके साथ वॉक शुरू कर दें। अच्छा, वॉक से आपका जो बर्न होगी ना कैलोरीज, हमारी मेन कैलोरीज जो है ना, हमारा फूड जो है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर पे फैट्स है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं शुगर वाला ये नहीं खाए, नहीं खाए वो, मैं आज तक किसी को परहेज नहीं बताया मैंने। कार्बोहाइड्रेट हमारा फ्यूल है, पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल है, एनर्जी मिलती है अब ये देखिए, इंसान को इंसान ने अपनी चीजें नकल करके हर चीज बनाई और कहते हैं मैंने ईजाद किया, हालांकि उसने दरियाफ्त किया है। अब देखिए 2 हेडलाइट लगा दी, कार ऐसी बनाई है ना, 2 इंडिकेटर लगा दिए, ये आपका रेडिएटर लगा दिया, ये हारन लगा दिया, ये 4 कमानियाँ टायर हो गए, साइलेंसर भी लगा दिया, सब कुछ करके उन्होंने पूरा एक बना दिया कॉपी करके, और काम ने बनाई है। नहीं, सब चीज़ें अल्लाह ताला बना चुका है, मेरा खालिक जो है सब चीज़ें बना चुका है। अब दरियाफ्त कर रहे हैं हम। अच्छा, दरियाफ्त भी वो कौमें कर रही हैं जो आप कहते हैं कि नहीं मानती हैं अल्लाह को, लेकिन वो मानती हैं। मजहब 4 है ना आपके किताब में, 4 अहले किताब हैं, उनमें से कुछ वो फॉलो नहीं कर रहे तो उनको सजा मिलेगी। हम तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक हमारे इस्लाम दुश्मनों को तबाह कर दे। मैंने मस्जिद में इमाम साहब से कहा, सर ये दुआ चेंज कर दें, क्योंकि इस्लाम दुश्मन कोई नहीं है, हम खुद हैं, तो इससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो बात यह है कि अपनी जान की हिफाजत, कुरान में 3 चीज़ें हैं। अपने आप को हलाकत में मत डालो, आप कहेंगे यार मारता तो अल्लाह है, आपसे क्यों कह रहा है। दूसरा, अपनी जान की हिफाजत करो, भाई ये भी अल्लाह करने वाला है, आपसे क्यों कह रहा है। तीसरा, जब बीमार पड़ो तो इलाज कराओ, बेशक शिफा हम देते हैं। तीनों हुक्म कुरान में है। अब वो हलाकत में कह रहा है कि मतलब ये है कि मोटरसाइकिल में हाथ छोड़ के नहीं चलाओ, जैसे सब रंगीले चला रहे हैं ना, ऐसे तो माएँ उनकी दुआएं मांग मांग के बेटे। देखिए मज़ारों पे जाके, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मज़ारों पे जाएं आप, लाल शहबाज कलंदर पे जाएं, दाता के मज़ार पे जाएं, अब्दुल्ला शागाजी के मज़ार पे जाएं, वहाँ धागे बंधे हुए हैं। उन औरतों ने धागे बेटों के लिए बांधे, किसी ने बेटी के लिए नहीं बांधे, बेटों के लिए बांधे सबने, और वो बेटे हाथ छोड़ के चला रहे हैं मोटरसाइकिल। अभी एक और आज ही हम देख रहे थे कि लाहौर में एक डेथ हुई है बाइक पे, और ऐसी डेथ हुई कि अल्लाह जो है वो ऐसी डेथ किसी को भी ना दे। अच्छा, हेलमेट भी नहीं पहनते वो, हेलमेट भी नहीं पहनते। हेलमेट देखिए, हम डॉक्टर साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, तो सब चीज़ें 20 जगह से हड्डी टूट जाएगी, जुड़ जाती है, कट लग जाएगा, वो स्टिचेज लग जाएंगे, लेकिन हेड इंजरी का कोई हल नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल, क्योंकि बड़ा नाजुक दिमाग बनाया है अल्लाह ताला ने, और ये जाके धौड़ से गिरते हैं, यहाँ चोट लगती है, बाकी कहीं नहीं है, मगर वो एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। सही है। तो कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा ब्रेन है, हेमरेज की, जैसे बता रहे थे अपना स्ट्रोक जो होता है, ब्रेन हेमरेज, इसमें बहुत टाइम नहीं लेता, 1.5 मिनट में
ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इसको कहते हैं ना। डॉक्टर साहब जरा सा ब्लड प्रेशर है मुझे, वो जरा सा ब्लड प्रेशर। अमेरिका में मैं एजवाटर हॉस्पिटल में था, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट का कोर्स कर रहा था, RDCS। तो मैंने उससे पूछा डॉक्टर बर्नार्ड से कि मैंने व्हाई यू कॉल इट हाइपरटेंशन एज मिस्टर हाइपरटेंशन, मिस्टर हाइपरटेंशन क्यों कह रहे हैं? तो वो कहने लगा, मुझे उसने जो बताया इंग्लिश में हवाले से ये है कि इसको हम इज्जत देते हैं बड़ी, अगर हम इसको इज्जत नहीं देंगे ये हमें इज्जत नहीं देगा। हमें 1.5 मिनट में ये हमारा ब्रेन हेमरेज कर देगा और 1 मिनट के अंदर फालिज कर देगा। राइट साइड पे अटैक हुआ तो लेफ्ट गया, लेफ्ट पे अटैक हुआ तो राइट साइड गया, और 1 हफ्ते के अंदर की किडनी फेलियर कर देता है और हार्ट फेलियर कर देता है। अभी हमारे एक दोस्त की डेथ हुई है, ब्रेन हेमरेज से ही हुई है रिसेंटली। तो आपने जो सवाल पूछा था ना शुरू में जी, हार्ट का जो इतनी डेथ हो रही है, आप यकीन जाने कि मैं इनको सेकंड कर रहा हूँ कि मैं अटेंड करता हूँ रोजाना कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 10-12 तो BD आती है। BD हम कहते हैं ब्रॉड डेड, मरा वाला है, वो तो कंफर्म हो गए, हमने जब डिक्लेयर कर दिया स्ट्रेट लाइन आ रही है ECG में। बाकी जो हार्ट अटैक के आ रहे हैं उनकी किस्मत है कि वो बचे या ना बचे। तो पहले आते थे 60 प्लस में, आज से 14 साल पहले में। जी बिल्कुल ऐसे ही है बीबी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और वो जो मरता है ना वो 60-55 प्लस ऐसे हार्ट अटैक हुआ उसको, बच भी जाते हैं वो। लेकिन ये जो 25 वाले हैं ना, यंग स्टेज, जो यंग एज में हार्ट अटैक होता है ना, पहले ही हार्ट अटैक काफी होता है। दिल जंग है, उसी जितनी पावर से दौड़ेगा उतनी पावर से हार्ट अटैक होगा। कहीं क्लॉट आ गया बस वो फिर तो वो गया फिर। तो आप इसको बचाने के लिए सिर्फ यही है कि सबसे पहली डाइट कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लें आप, इसलिए कि वो आपको सिडेटिव कर देगा। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बताइएगा वो कौन सा फूड है, थोड़ा सा हमारे देखिए जैसे रोटी, डबल रोटी और शुगर जो हम डाल के इसमें चाय में और उसमें पीते हैं, जो मैं बता रहा था कि दुनिया में कहीं इसको इस तरह यूज़ नहीं करते। और मीठी चीज़ें मैंने अमेरिका में देखी हैं, हर ब्रांड स्टोर में जाएंगे तो उसमें फूड के तो उसमें केक ये वो रखे हुए होंगे। और यूरोपियन जो है ना सब सिले में, वो इतना कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करते। अच्छा चलो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी बर्न हो जाता है, फिर उसके बाद आता है प्रोटीन। अब जब कार्बोहाइड्रेट ही आपको बर्न नहीं होगा तो प्रोटीन का कहाँ नंबर आएगा? प्रोटीन का नंबर अगर आ गया है, आपने कम कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन क्या है? दालें हैं, गोश्त है, समझे ना, ये तमाम दालें प्रोटीन में आती हैं। अंडा है, गोश्त है, ये सब मीट। तो लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जिंदा हैं, समझे ना। बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ, ये ऐसा ही है हमारा। जो हमने जैसे मैं बारबेक्यू देखता था ना वहाँ पे, देखिए यार मैं टेक्निकली बातें करूंगा, इतना राइट ब्लॉक हो गई, लेफ्ट ब्लॉक हो गई, वो समझ में नहीं आएगा लोगों को। मैं जनरल बता रहा हूँ कि वहाँ बारबेक्यू बन रहा था गोरे को देखें आप तो क्या करेगा, वाइन तो थोड़ी सी लेते ही हैं वो। अच्छा हमारे यहाँ तो पूरा बोतल पी जाते हैं ना पीने वाले, और क्या अस्तगफुरुल्लाह ये मना है। अच्छा वहाँ पर वो शराब पी रहा है तो बोल रहा है कि यार ये जिना आराम है, जिना कर रहा है तो बोल रहा है जुआ आराम है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो उसमें जो आप देखें आपका प्रोटीन बन हो गया। अब आ गया प्रोटीन नंबर आ गया सेकंड कार्बोहाइड्रेट के बाद। कार्बोहाइड्रेट में आप रोटी, चावल खासतौर से बहुत खाया जाता है, और आलू। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चार्ट बनाया वहाँ की रिसर्च में 5 साल रह के, कि जो ज़बानी याद हो जाएगा आपको। वो हार्ट के लिए भी है, शुगर के लिए भी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी है, आर्थराइटिस के लिए, सब के लिए। कि ज़मीन के ऊपर वाली तमाम सब्जियां जितनी चाहें खाएं, जितनी चाहें, लेकिन ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां मत लें। तो भाई अदरक और लहसुन के, और ज़मीन के जो 24 घंटे में आप फल ले सकते हैं, आम, अंगूर, केला, गन्ना और खजूर नहीं लें, इनमें 40% ज़्यादा शुगर होती है। बिल्कुल। हाँ, आप अगर खा रहे हैं तो अपने साथ इतना सलाद रखें। वहाँ मैंने देखा इतना बड़ा, आपसे शेयर करूंगा कि वो बारबेक्यू बन रहा था, मेरा दोस्त बना रहा था, तो मैं अपनी चिकन ले गया था अपनी हलाल। वो हमारे दोस्त आए और भी आए हुए थे, अब वो उठा के बोटी सीख के खा रहे हैं,
यार बड़ा जबरदस्त बनाया आज तो। हाँ यार ये कबाब कैसे, देखो कबाब खा लिया उन्होंने निकाल के, फिर टिक्का भी खा लिया, कहने लगे यार आज मजा आएगा खाने में। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ उसकी कि अब भी खाएगा ये, 3 तो खा चुका ये है। तो हम तो आखिरी खाना खाते हैं, आखिरी दफा सोते हैं, आखिरी दफा उठते हैं। जाग रहे हैं तो 3 दिन जाग रहे हैं, सो रहे हैं तो 3 दिन सो रहे हैं। अच्छा सिकंदर साहब, आपका एक गाना है अफवाज पाकिस्तान के लिए, मैं चाहूंगा कि उसके मैं लिए थोड़ी बात कंप्लीट कर लें जी, बेशक, जी। और फिर आप और माइक ले लीजिएगा। जी, जी। माइक ले लें जी। जी माशाल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा करम है, क्योंकि वतन से मोहब्बत हमारी सरिश्त में है। जो मैं कहता हूँ ना कि वतन हमने बनाया है, जी ये एक एहसान तो समझो। वतन हमने बनाया है, ये एक एहसान तो समझो। हमें अपना नहीं समझो मगर इंसान तो समझो। किसी के बाप की जागीर कब है ये वतन मुतरिब, वतन सबका है, इसको सबका पाकिस्तान तो समझो। अच्छा, आपने मुतरिब के लिए मुझे थोड़ा अच्छा, विचार मुतरिब बताएं। मेरा ये है कि अमेरिका में जब मैं गया ना, जी तो वहाँ पर शायर तो मैं बहुत मशहूर हो गया। जी तो फिर वो एक प्रोग्राम हुआ मेरा गज़ल का, अब लोग देखने आए गए यार ये जाली गुल्लूकार तो नहीं है। तो मेरा बड़ा हाल था वहाँ पर, गज़लों की महफिल मेरी हुई जी जी तकरीबन 4 घंटे की। तो हज़रत अमीर मिनाई की नवासी थी या पोती थी, वो उठ के आई, सर साहब आपकी शायरी तो हमने सुनी, तो मज़ा आ गया, लेकिन ये गुल्लूकारी का हमें नहीं पता था, आपका तखल्लुस क्या है। मैंने कहा मैंने कोई तखल्लुस नहीं रखा अपना, मुतरिब रख ले। अच्छा अरे मैंने कहा ये तो बड़ा आपने अजीब से बताया, ये तरब से निकला है। तरब माने खुशगुलू, अच्छी आवाज, अच्छी आवाज, मुतरिब मतलब अच्छा गुलूकार। अच्छा गुलूकार। तो मैंने फिर मुतरिब रख लिया अपना, और इस तरह से जो है ना मेरा मुकम्मल हो गया समझे। मैं वो गाने तो हम गाएंगे, लेकिन मैं एक दुआए वतन पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट आपके पास है। जी जी कि आज 14 अगस्त आने वाली है और जी, ये बिल्कुल। अगस्त का पूरा महीना हमारा आज़ादी का जश्न है। जी। तो नए साल में अब नए साल में नई बात होगी, नई बात होगी, नए साल में अब नई बात होगी, नई बात होगी, नई सुबह रोशन, नई रात होगी, नई जिंदगी से मुलाकात होगी। नए साल में अब नई बात होगी। गुजरते हुए ये करबनाक लम्हे, ये मजबूर सांसें, ये बेनूर आंखें जो दुख सह रही हैं, हमें कह रही हैं कि अब मेरे फैले हुए दामनों में, मेरे आंगनों में खुशी की मोहब्बत की बरसात होगी। नए साल में अब नई बात होगी। नए मौसमों में, नई सातों में खुदा से दुआ है, यही इल्तिजा है, दिलों को मोहब्बत से आबाद कर दे, हमें शाद कर दे कि अब के बरस मेरी धरती का सूरज, मेरे घर का मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत दिलनशी हो, तुम्हारी इन आंखों से बढ़कर हंसी हो। मुझे ये यकीन हो कि रब्बे सहर इस अंधेरे सफर को, मेरे सूने घर को उजालों से भर दे, नई सहर दे, दिलों की सियाही को अब साफ कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। चलो आओ मिलकर ये वादा करें हम, इरादा करें हम, नए साल में अब नए हौसलों से, नई कौपलों से चमन को सजाकर, मोहब्बत के चाहत के दिए जलाकर, दिलों में बसी नफरतों को मिटाकर उजाले करेंगे, अंधेरे मिटेंगे, बहुत हिम्मतों से सफर तय करेंगे, वतन के लिए अब जिएंगे मरेंगे। नए साल में अब नई बात करें, क्या बात नए है, साल में अब नई बात करेंगे। वो आपका जो एक अफवाज पाकिस्तान के लिए जो था, हाँ अच्छा ये बता दूं मैं कि मैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी सबका ऑफिशियल कंपोजर और सिंगर हूँ। क्या मैंने बात, मेरा पाकिस्तान नेवी का सॉन्ग है, वो मेरा तकरीबन 27 साल से नंबर 1 है। मैंने यंग एज में बनाया था, और ड्रामा द्वारका के लिए। तो नेवी से बड़ी मोहब्बत है मुझे। अब मैं दूसरा उन्होंने कहा मुझे बनाने को, जी। एयरफोर्स का मैंने बनाया है, हम हवाएं हैं, हम फजाएं हैं, अपनी माओं की, अपनी बहनों की हम दुआएं हैं। क्या बात है, फजाइया फजाइया ए मेरे अर्ज़ पाक की फजाइया, इन जवानों की मंजिलें बुलंद। अब फजाइया की बात हो रही है ना जी। इन जवानों की मंजिलें बुलंद, इन जवानों के हौसले बुलंद, अर्ज़ पाक के ये ख्वाब हैं, डालने चले हैं ये सितारों पे कमन, गूंजती हैं आसमां पे वो सदाएं हैं, हम हवाएं हैं, हम फजाएं हैं, अर्ज़ पाक के शेर सुनिएगा, अर्ज़ पाक के ये ख्वाब हैं, आफताब के हम रकाब हैं, इनके सामने कब कोई रुका, ये अगर झपट पड़े अजाब हैं, आंधियां हैं, बिजलियां हैं, ये घटाएं हैं, हम हवाएं हैं, क्या हम बात है, फजाएं हैं। क्या ये बात भी है। चला गया गाना, मेरा अप्रूव हो गया है, और उसको
वीटीआर बनेगा इसका। जी मैं चाहूंगा अब कि मैं वो जी एक मैंने क्या किया कि यार नए नए आइडिया आते हैं, अल्लाह ताला डालता है। मैंने कहा यार एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको मिला के एक अफवाज पाकिस्तान का सॉन्ग बनाऊं। तो अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है और ये ISPR के लिए मैंने बनाया। जी इरशाद जी, साउंड ऑन कर। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। तुम पाक वतन की शान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। जब ज़लज़ला आफत हो, सैलाब हो, तूफान हो, तुम पहुँचे मदद बन के, तुम ही तो मेहरबान हो। हर दुख का मुदावा हो, हर दर्द का दरमा हो, इस जन्नत अर्ज़ी के तुम ही तो निगहबान हो। हम सब तुम पर कुर्बान, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। तुम जौहर काबिल हो, तुम जौहर ताकत हो। इस क़िस्से अर्ज़ी में तुम अस्करी कुव्वत हो। तामीर व तरक्की में तुम जानिब मंजिल हो। तुम हक़ के सिपाही हो, इस्लाम की हुर्मत हो। ऐ फौजे आली शान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। हद हो या शहरों में है अमन सुकून तुमसे। दुनिया दे वतन के सब कायम है सुकून तुमसे। सार वफाओं के जिंदा है जुनून तुमसे। माओ की दुआओं में सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। तुम पाक वतन की शान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम।
जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन, अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 0213431433। आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जश्न आज़ादी पर हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, और जैसा कि डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब साहब जो है वो बिल्कुल उनका जो जज्बा है, मैं कहता हूं कि आज के नौजवानों में भी वो जज्बा हमें नज़र आना चाहिए, तो फिर हम वतन को आगे ले जा सकेंगे, वतन की हिफाजत कर सकेंगे। क्योंकि देखें, जो हमारी अफवाज है पाकिस्तान है, उसके साथ साथ हमें भी साथ चलना होगा, उनको हमें सपोर्ट करना होगा, हौसला देना होगा, और हमें एक पेज पर शामिल होना होगा। तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी वतन की हिफाजत भी करेंगे और साथ साथ पूरी दुनिया को भी लेकर चलेंगे। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें, इंसानियत की बात करें, और जब महीना हो जश्न आज़ादी का तो फिर आज़ादी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब चलते हैं डॉक्टर आतिफ साहब की तरफ। आतिफ साहब, जैसे कि आपने देखा कि जो जज्बा है हमारे डॉक्टर सिकंदर अली साहब का, तो आज के नौजवानों में भी ऐसे जज्बे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों में वो टैलेंट, वो एबिलिटी है, सिर्फ हमारी हुकूमत को और हमारे कॉरपोरेट सेक्टर को उनको एक कहते हैं ना कि डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पर उनको लेकर आएंगे तो यकीनन वो भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो आपने बात की, देखिए जज्बा है वो हमारे, समझ लें कि हमारे बच्चों में इनबॉर्न या इंस्टिंक्ट है, एक गुट्टी में एक शामिल है। जी बिल्कुल। अब मसला जो आपने बात की, हमें उनको अपॉर्चुनिटी देने का है, उन पे ट्रस्ट करने का है, और उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के मौके देने का है, उनकी रहनुमाई करने की भी रहनुमाई ज़रूरत करने का है। जी। तो अब ये है कि हमारे कौम को, जैसे सर ने भी तो थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनको सोते से जगाना है। सो रहे हैं, इनको जगाएं, लेकिन इनको जगाने के साथ साथ इनको अपॉर्चुनिटी भी दें कि जगाने के बाद उनको कोई ना कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में उनको शामिल करें जो कि उनके लिए एक तरह का रोज़गार का ज़रिया बने। देखिए, आपकी जेब में कुछ है तो आप मुस्बत सोच की तरफ आएंगे। जब आपकी जेब खाली है, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर आप गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो और ऑन द सेम टाइम नौजवानों को भी चाहिए कि वो शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, अपनी लाइफ को ग्रेजुअली जो है वो तरक्की की तरफ लेके जाने का सोचें। ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं आती है। चेंज इज़ अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसको एक ग्रेजुअली तरीके से लेके चलना होता है। और नौजवानों के लिए भी हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो उन यूनिवर्सिटियों से फ़ायदा उठाएं और वो अपने एक पॉजिटिव सोच की तरफ जाएं, ताकि हमारा मुल्क जो ऑलरेडी एक ग्रोइंग स्टेज पे है, एक फ़्लाइट मोड पे है, हम इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यूथ का हमारे साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल मोर देन 50% इसका आबादी हमारी 60% से ज़्यादा है हमारी। तो इनको हमने, इनकी जो एनर्जी है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, ताकि ये एनर्जी खुदा ना खास्ता कि एक नेगेटिव तरीके से यूज़ ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर सिकंदर अली साहब, एक चीज़ मैं देखता हूँ हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पे, ये एज पर प्लानिंग हो रही है, आई डोंट नो, वो आप बताइएगा कि हमारे यूथ में मंशियात का इस्तेमाल जो है वो मैं देख रहा हूँ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नौजवानों में तो था, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग लड़कियाँ भी हैं, मैं देखता हूँ उसमें भी ये मतलब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजूहत क्या है? मतलब कि इसकी सबसे बड़ी वजूहत अवेलेबिलिटी है, ये कैसे पहुँच जाती है उन तक। बहुत अच्छी बात की आपने। बॉर्डर पे सारे हमारी बॉर्डर हिफाजत कर रहा है, फिर वो बाहर से कैसे पहुँच जाती है। उसका गढ़ जो है ना वो अफगानिस्तान सारा है। उनके यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट की काश्त होती है ओपियम। सिनकोना ट्री होता है, उससे एक कतरा गिरता है ओपियम, जिससे मॉर्फिन बनती है, जो हम मेडिकली यूज़ करते हैं। मॉर्फिन से डायामॉर्फिन बनती है, जिसे हीरोइन कहते हैं। और फिर मरवाना लीव और दूसरी चीज़ें बहुत जो है ना सब। तो इसकी जब तक रोकथाम, देखिए एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, उसके अलावा देखें ना, पहले हम देखते सिगरेट थी, फिर हमने देखा शीशा आ गया, फिर वेपिंग की हम देख रहे हैं आजकल बड़ा फैशन हो गया, जिसको देखो वो नहीं। ये जो ना मैंने देखा है, वही बात हुई ना अवेलेबिलिटी के पैसे की, तो ये हमारे गरीबों में नहीं है इसका इतना। वो तो बेचारे वो छोटे बड़े सिगरेट ही पी लेंगे। मैनपुरी ये खतरनाक है उससे ज़्यादा, गुटखा और मैनपुरी। मैंने इस पर रिसर्च की है बाकायदा। अब देखिए, पहली तो मिसाल दूं मैं आपको, लेकिन ये तो हमारे जो मिडिल क्लास से नीचे तबका वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो कर रहा है इसको। आपने 5 रुपए की कॉस्ट होती है एक खुराक की,
वो आपने मुंह में रखी, अल्लाह ताला ने 5 नेमतें छीन ली आपसे सिर्फ मुंह में रखने से। अब उससे पूछेंगे आप क्या हाल है, बोले चाय चलेगी, बोले खाना, बोले कपड़े क्यों मैले पहने हुए, यानी उससे गुफ्तगू छीन लिया अल्लाह ने, खाना छीन लिया, उससे पानी की प्यास छीन ली, सब चीजें उसकी खत्म हो गई, ना प्यास लगेगी उसको। देखिए नेमत, आप ये समझें बात को, नेमत पानी नहीं है, नेमत प्यास है। नेमत जो है ना, तो समझे आप, ये मैंने एक अपना हम में लिखा था, वो जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान से बड़ी आन से बड़ी शान से, उसमें एक जगह है ये, मुझे उसने इल्म अता किया, मुझे उसने चलना सिखा दिया, मुझे दर्द देकर दवा भी दी, मुझे मर्ज दे के शफा भी दी, क्या बात है, मुझे भूख दी, मुझे प्यास दी। अब ये मैंने लिख दिया स्टूडियो में बैठ के, अब मैं परेशान हो गया यार ये क्या मैंने लिखा है। फिर मुझे ये इलामी अल्लाह की तरफ से आया कि भाई ये खाना नेमत नहीं है, भूख है नेमत। किसी को मलेरिया है डॉक्टर साहब, उसको आप दुनिया की जूस दे दें वो नहीं पिएगा, बोलेगा मेरा मुंह का मजा सही नहीं है, मैं कड़वा है मेरा मुंह का मजा। तो पानी नेमत नहीं है, नेमत प्यास है। तो अल्लाह ताला तो ये नेमतों को समझें आप, समझे ना। तो उसका जब नेमत समझेंगे, अब आपने 5 रुपए का वो रख लिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जबड़ा खुलना बंद हो गया, अब वो खुल नहीं रहा है, उसको बातों का हमें खोलना पड़ता है। तो उनसे कहेंगे यार ये क्यों। एक मरीज मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा हार्ट सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी सही है। कहने लगा मैं मावा खा सकता हूँ, मैंने कहा हाँ तुम मावा ले सकते हो, तो मावा तो मिठाई को होता है ना, वही ने उसने जेब से निकाला और ये अच्छा मैं समझा मावा वो वाला मिठाई वाला है, उसने निकाला और कहने लगा, मैंने कहा ये क्या खा रहे हो, सब घर का बना हुआ है। मैंने अच्छा घर का बना हुआ जहर है ये, मैंने उठाया और नीचे फेंक दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं आना, नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके पास ये पूरी फैमिली आती है। मैंने फिर ये छोड़ के आया, तो छोड़ के आया। अच्छा उसका नाम मावा, उसका नाम भी उसने मावा दिया, मावा रखा था उसने। अच्छा मावे में निकले कॉकरोचेस निकले बहुत है, तो वो अब उन्होंने क्या किया, इसका हल कॉकरोच नहीं हटाया उसमें से, वो तो जहाँ बनता है ना गंदगी होती है, अब उन्होंने उसको लंबा बना दिया ऐसे पैकिंग, बस निकाल नहीं सकते, यूं रखो यूं खींच लो ऐसे, तो जा भाई कोई देखने की जरूरत नहीं तुझे। तो बड़ा दुख होता है, मैं तो अजीब अंदाज से देखता हूँ ना हर चीज़ को। तो बात ये है कि नई जनरेशन तो हमारी ऐसा ही है, पूरी गुटके और छालियाँ में लगी हुई है। जो इंडिया से आती हैं वो पता नहीं कौन से जो वो छालियाँ हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं वो। तो और जो बड़े हमारे हैं उनके बड़े शौक हैं, वो हुक्का पी रहे हैं, वो हम कहने में क्या इंतजार सा वो ले रहा हूँ, जबकि वो नशा है। जी ऐसा ही है, एडिक्टेड है। और ये नशे जो लग जाते हैं ना जब आपको, अब हीरोइन का जैसे नशा लग गया आपको छुड़ाना है उसको, तो वो जब हीरोइन का नशा उतरेगा ना, तो आप 5 आदमी से जो ढक्कन नहीं उठता ना गटर का, वो अकेला सूखा वो हीरोइन जो उठा लेता है, उसमें एनर्जी आ जाती है कि ये लाओ, वहीं से लाओ, क्या करूं मैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो फिर घर के जेवरात भी चोरी कर लेता है। उसको तो ज़हन में एक ही है ना, ये लेना है मुझे इंजेक्शन। अच्छा ट्रैक पे लगाया जाता है, लगाया जाता है खासतौर पे एलीट क्लास के बच्चों को। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो WHO आपको सिरिंजेस दे रही है। अब ये देखें मजे की बात, मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ, वो सिरिंजेस दे रही है हजारों की लाखों की तादाद में। वो हीरोइन ही सिरिंजेस यूज नहीं कर रहा अलग अलग, ताकि तुम्हें हीरोइन अगर लग गई है या तुम्हें एड्स हो गया या कुछ हो गया है, तो वो तुम अपना सिरिंज लगाओ, वो सिरिंज सारी बिक जाती हैं, मेडिकल स्टोर वाले खरीद लेते हैं। बीडी की होती है, बीडी बहुत अच्छी कंपनी बाहर की, वो सारी की सारी ढेरों की तादाद में। अच्छा डॉक्टर साहब हमारा टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा पहले अपना एक क्लोजिंग छोटा सा कोई मैसेज हमारे नाजरीन को दें, क्योंकि लास्ट में आपका एक गाना है हमने वो भी सुनना है, तो कोई छोटा सा हमारे नाजरीन के लिए चंद सेकंडों का कोई मैसेज आपके पास। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ जी, कि ये जो हमारे दिलों में नफरतें पैदा की गई हैं, ये साजिश है बाकायदा। मैं बताऊँ आपको किसकी साजिश है, ये जो हमारे खिलाफ कंट्रीज हैं, हाँ हमारी कंट्रीज हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि हम जो है ना जी अपने शहीदों के साथ भी हम उनके साथ हैं और अपनी पाक वफात के भी साथ हैं, हमें कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है, हमें फ़ख्र है।
जी। मैंने उनके लिए लिखा है गीत जो आप अभी बात कर रहे थे। जी है अज़्म जवां हौसले जज्बे भी बड़े हैं, है अज़्म जवां हौसले जज्बे भी बड़े हैं, अफ़वाज वतन आपके हम साथ खड़े हैं। क्या बात है। यूं अर्ज़ वतन शान बढ़ा दें तेरे फौजी, झंडे को सियाचन पे लगा दें तेरे फौजी। ये अस्करी कुव्वत भी हैं, ये एटमी ताकत, जब जंग हो दुश्मन को मिटा दें तेरे फौजी। अल्लाह गवाह जब भी लड़े खूब लड़े हैं, अफ़वाज वतन आपके हम साथ खड़े हैं। शर्मिंदा तुझे ए वतन होने नहीं देंगे, शर्मिंदा तुझे ए वतन होने नहीं देंगे, ये बेटे तुझे मर के भी खोने नहीं देंगे। क्या बात है। हंसते हुए ये जान लुटा दें तेरी खातिर, ए पाक वतन तुझको ये रोने नहीं देंगे। माओं की बहुत खास दुआओं के सिले हैं, अफ़वाज वतन आपके हम साथ खड़े हैं। है कायम व दायम जो वतन इसका सबब है, इस फौज जमा मर्द का हाफिज मेरा रब है। दुश्मन पे मेरी फौज की हैबत हुई तारी, बिखरे हुए शेरों में बहुत गैज़ व गज़ब है। मुश्किल में वतन आज है और दिन भी कड़े हैं, अफ़वाज वतन आपके हम साथ खड़े। अरे, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। लास्ट में मैं चाहूँगा डॉक्टर आतिफ साहब आप भी कोई हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें। देखिए, इतना अच्छी बातें हुई हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। अब इसमें कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिंपल ये कहूँगा कि ये जो मिट्टी है इस पे हमारा जो कर्ज़ है वो हमें देना है, और उसको देने के लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रख के मुल्क के लिए हम बदनामी का बायस ना बने, नेक नामी का बायस बने। और उसके लिए जो भी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चौकीदार है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, जो भी उसका पेशा है, अपने पेशे से मुखलिस रह के आप जब काम करेंगे, ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे एम्बेसडर होते हैं, तो वहाँ अगर कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। लोग कहते हैं जी ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, तो इसकी इज़्ज़त किसने ख़राब की है? इसकी इज़्ज़त हमने खुद ख़राब की है। ऐसा ही है। ठीक है, पासपोर्ट ने आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं की, पाकिस्तान ने आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं की। तो जब आप दियारे गैर में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गलत काम करेंगे तो अल्टीमेटली आप पे एक गलत मैसेज आएगा। तो ये है कि अपनी जो है सोच को अच्छा रखें, और जहाँ तक हो सके अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पॉजिटिव काम करें, अच्छे काम करें। जी, मैं आपने इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक कथा ऐड करना चाहूंगा। जो बात आपकी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी, ना, बिल्कुल सेकंड में। हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, खुदा के दम से करम का ज़हूर निकलेगा। अंधेरी शब है कहीं से तो नूर निकलेगा, मेरे वतन में भी सूरज जरूर निकलेगा। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मेरे मैसेज वतन में भी। दिया। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। लास्ट में मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्पेशली डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और मैं अब चाहूँगा कि लास्ट में हमारा एक गाना है जो कि सिकंदर अली मुतरिफ साहब का अपना हुआ गाना है, और मैं चाहूँगा उस पर, और मैं नाज़रीन आपसे यही कहूँगा कि हमेशा आप मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। अपनी सेहत का ख्याल आपने पहले रखना है, उसके बाद जब आपकी सेहत आपको इजाज़त देगी तो आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से आपके इर्द गिर्द के लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। तो आइए लास्ट में चलते हैं और गाना सुनते हैं, और हम सब मिल के गाएंगे। हमारा बिल्कुल मुल्क है सबका। जी बिल्कुल। और इसको मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर क्लोज इसका लें आप इसका शॉट, तो ये नज़्म, ये मेरा एल्बम है, ये प्यारा प्यारा पाकिस्तान ग्रीन में, जी प्यारा बिल्कुल। प्यारा पाकिस्तान, ये मैंने अमेरिका से रिलीज की थी जी। और 1998 में 1998 डॉक्टर में। जब एटमी धमाका किया था पाकिस्तान ने, तो मैं वहाँ पे शिकागो में एक स्ट्रीट है डिवॉन में, आधे हिस्से का नाम गांधी वे, आधे हिस्से का नाम मोहम्मद अली जिन्ना वे है। क्या बात है। तो इंडियन सारे निकल आए थे कि हम सुपर पावर हैं, हमने एटमी धमाका कर लिया। तो हम बड़े अफसरदा थे इतने में, डॉक्टर कदीर खान साहब ने हम पर, अल्लाह ने ये फरिश्ता भेज दिया था, जी बिल्कुल। उसने हमारी इज्जत की, और वो उन्होंने जो है ना, मैंने उनको ट्रिब्यूट भी दिया पाकिस्तान पे, जी। और उनसे ये कहा कि ये जो है डॉक्टर साहब आपके लिए मैं तकरीब कर रहा हूँ, पाकिस्तान आऊँगा तो
प्यारा पाकिस्तान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा दिल मेरी जान मेरी शान, ये मेरा दिल मेरी जान मेरी शान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा दिल मेरी जान मेरी शान, ये मेरा दिल मेरी जान मेरी शान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान। पहचान बने हम, इसका जहां मेहमान बने, पाकिस्तान की शान बढ़ाएं, पाकिस्तान की आन बढ़ाएं, पाकिस्तान से प्रीत निभाएं, पाकिस्तान पे जान लुटाएं, इसके सारे दुख अपनाएं, इसकी हम खुशियां बन जाएं, गुलशन गुलशन फूल खिलाएं, इसकी हर वादी महकाएं, इसको सजाकर इसको बनाकर सारी दुनिया को दिखलाएं, शायर मजलिस कायदे आज़म रूहें इनकी खुश हो जाए, आओ ये पैमान करें हम, दिल में ये अरमान करें हम, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, पाकिस्तान पे जान लुटा दे ये अरमान हमारा है, सब्ज़ हिलाली परचम जिस पर जगमग चांद सितारा है, इसकी हिफाजत खुदा करेगा ये ईमान हमारा है, पाकिस्तान है इज्जत अपनी पाकिस्तान है शान, पाकिस्तान है इज्जत अपनी पाकिस्तान है शान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा प्यारा 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 पाकिस्तान, ये मेरा